अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ये एक बहुत ही बेहतरीन क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है। और अगर आप अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की बात करें तो अमेज़ॉन S3 एक ऐसी स्टोरेज सर्विस है जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत वाइडली यूज़ की जाती है। इसलिए ग्रेट लर्निंग आपके लिए ये सेशन लेकर आया है जिसमें हम लोग अमेज़ॉन S3 या फिर सिंपल स्टोरेज सर्विसेज के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ग्रेट लर्निंग के इस हिंदी सेशन या वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरेज सर्विस के बारे में। हम बात करेंगे अमेज़ॉन S3 जो कि सिंपल स्टोरेज सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस AWS अमेज़ॉन S3 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स सेशन या वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम इस सर्विस को विस्तार में देखेंगे। शुरुआत हम करेंगे क्लाउड स्टोरेज क्या होता है ये समझते हुए। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे AWS क्लाउड स्टोरेज के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे अमेज़ॉन या फिर AWS S3 के बारे में, उसके कुछ फीचर्स देखेंगे और डेमो के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे हम लोग। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ग्रेट लर्निंग एकेडमी के साथ आया है जहाँ पे आपको 80+ फ्री कोर्सेस अवेलेबल है। इन कोर्सेज को कंप्लीट करने पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा और ये कोर्सेज और ये सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप कोरोना के समय में अपस्किल करना चाहते हैं तो ज़रूर ग्रेट लर्निंग एकेडमी को रजिस्टर कीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहले शुरुआत करते हैं क्लाउड स्टोरेज क्या होता है ये जानते हुए। ठीक है, तो गाइज जब भी मैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात करता हूँ मुझे मेरा एक इंटरव्यू याद आ जाता है। मैं मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यूज़ लेता था, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स आते थे। मैं उनको क्लाउड के बारे में पूछता था तो वो कहते थे कि जब आप क्लाउड की बात करते तो क्लाउड कुछ नहीं, एक स्टोरेज है। तो देखिए कुछ हद तक वो बात सही है। मतलब क्लाउड स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं। बट अगर आप कहेंगे कि क्लाउड सिर्फ एक स्टोरेज है तो फिर ये गलत बात है। क्लाउड स्टोरेज से बहुत कुछ है। तो इस सेशन में हम लोग उस मिथ को भी दूर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और वो सिर्फ स्टोरेज क्यों नहीं, क्यों बहुत कुछ और है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट चलिए पहले हम बात करते हैं कि क्लाउड स्टोरेज होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखिए अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो वो एक ऑनलाइन स्टोरेज है जो कि आपको एक नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है, मतलब आप एज अ कंज्यूमर आप उस नेटवर्क को एक्सेस करोगे और उस नेटवर्क के थ्रू उस स्टोरेज को एक्सेस करोगे। बहुत ही अगर आसान भाषा में बताना है तो अज्यूम कीजिए कहीं पे एक डेटा सेंटर है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है, और वो डेटा आप एक्सेस कर सकते हो स्टोरेज एज सर्विस के फॉर्म में। मतलब कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उस सर्विस में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये स्टोरेज के साथ डील करना, उसको ऑपरेट करना, उसको प्रोसेस करना। ठीक है, इसलिए उसको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं क्योंकि वो किसी डेटा सेंटर पे रिसाइडिंग है। तो आप कहोगे ये ऑन प्रेमाइस स्टोरेज से अलग कैसे है और एक नॉर्मल स्टोरेज से अलग कैसे है। ठीक है, मैं आपको इसका एक उदाहरण और दे देता हूँ। तो गाइज एक बात समझिए, अब बेसिकली जब मैं डेटा स्टोर करता हूँ, अगर मैं मेरे लैपटॉप में डेटा स्टोर करता हूँ तो मैं कहाँ स्टोर करूँगा, उसे मेरे हार्ड ड्राइव में स्टोर करूँगा, मेरे किसी फिजिकल डिवाइस में स्टोर करूँगा जो मेरे पास है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब मैं स्टोरेज की बात करता हूँ मेरा डेटा किसी डेटा सेंटर पे स्टोर्ड है जो कोई और मैनेज कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, आपको और एक एग्जांपल अगर दूं मैं, तो हम लोग फ़ोन में क्या होता है, हमारे फ़ोन में डेटा बैकअप होता है रोज़, बराबर है। तो बेसिकली वो डेटा जा कहाँ रहा है, बैकअप कहाँ हो रहा है, सारा डेटा मेरे फ़ोन में तो बैकअप नहीं होता है, मेरे फ़ोन से कहीं और वो बैकअप होता है। कहाँ पे बैकअप होता है, वो क्लाउड पे बैकअप होता है। तो क्लाउड है क्या बेसिकली, देखिए क्लाउड कुछ नहीं है, कुछ वेंडर्स है दुनिया में जिन्होंने ये सर्वर्स खरीद रखे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे रिसोर्सेस है। वो कहते हैं कि आप ये रिसोर्सेस हमसे रेंट पे लो, आप इन्हें इस्तेमाल करो और जब आपका काम हो जाए तो आप ये रिसोर्सेस इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, हम आपको चार्ज करना बंद कर देंगे। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, पहली बात तो ये कि जब आप सर्वर्स, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हो, रिसोर्सेज की बात करते हो, काफ़ी महंगी होती है। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट में चले गए और सर्वर खरीद के ला लिया। इट रिक्वायर्स यू टू पे अ लॉट ऑफ मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द अदर थिंग इज कि जब आप एक सर्वर खरीदते हो तो उसका उतना इस्तेमाल भी होना चाहिए, आपको उसकी कैपेसिटी समझ आनी चाहिए, उसको मेंटेन मॉनिटर करने के लिए लोग चाहिए आपको। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टीडियस टास्क होता है।
तो वेंडर्स क्या करते हैं, अब ये ऑलरेडी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जिनके पास पैसा भी बहुत है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है तो हम लोगों को रेंट क्यों ना करने दें ये रिसोर्सेज। हमारी रिसोर्सेज भी रेंट पे चली जाएगी और लोगों का भी फायदा हो जाएगा क्योंकि उनको ये सारी रिसोर्सेज सस्ते में मिलेगी। और जब आपका काम हो जाए आप उनको बोलते हो कि आपकी रिसोर्सेस आप अपने पास रखो, मेरा डेटा मैं निकाल लेता हूँ और मैं ये रिसोर्सेस यूज़ करना बंद कर देता हूँ, तो आप मेरे को बिल देना बंद कर दीजिए। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, बराबर है। अब मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा बिल कैसे आता है? बेसिकली मैं कुछ यूनिट्स कंज्यूम करूँगा इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ मतलब फ़ैन चलाऊंगा, एसी चलाऊंगा, रेफ्रिजरेटर चलाऊंगा, तो कुछ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और मंथ एंड में मुझे वो बिल मिलता है, बराबर है। तो बेसिकली यही हो रहा है यहाँ पे गाइज। मैं जितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ उतना मैं बिल पे कर रहा हूँ और मैं वो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन या मॉनिटर नहीं करता, बराबर है। अगर मैं घर को लॉक करके 2 महीने के लिए कहीं चला जाऊँ, जैसे कि कोरोना में बहुत लोग जा रहे, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करूँगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा, बराबर है। एज सिंपल एज दैट। तो जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, एप्लीकेशन होस्टिंग में ये लोग ऐसे ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसमें एक हिस्सा होता है स्टोरेज का। तो वो क्या कहते हैं, हमारे रिसोर्सेस यूज़ कीजिए, हमारे स्टोर्स यूज़ कीजिए और यहाँ पे अपना डेटा स्टोर कीजिए। चाहे तो आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर लीजिए, अपने घर पे बस लैपटॉप खोलिए, अपना मोबाइल खोलिए, साइन अप कीजिए और वो डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये होता है आपका क्लाउड स्टोरेज। अब इसमें बेसिकली कौन सा टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो? जब आप डेटा स्टोर करते हो क्लाउड पे तो वो कुछ भी हो सकता है, बराबर है। आपका डेटा बैकअप हो सकता है, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बेसिकली जब मैं ये डेटा बैकअप की बात कर रहा हूँ तो हम लोग उस डेटा की भी बात कर रहे हैं, बराबर है, जो मैं मोबाइल फ़ोन से बैकअप लेता हूँ, तो वो भी एक डेटा बैकअप का टाइप हो गया। मैसेजिंग डेटा जो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, नेटवर्क के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो 2 एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ मैसेजिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका भी बैकअप लगता है आपको। आपका एप्लीकेशन डेटा हो गया, जैसे कि आपके लॉग्स आप मेंटेन करते हो, कोई भी प्रोसेसिंग वाला डेटा है तो वो सारा आपका एप्लीकेशन डेटा हो गया। और मल्टीमीडिया अगेन कुछ भी हो सकता है, ये मैं कुछ फाइल्स शेयर कर रहा हूँ जैसे कि इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गए, हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेस करते हैं, बराबर है, इमेजेस प्रोसेस करते हैं। अमेजन रिकॉग्निशन एक बहुत अच्छा टूल है ये सब करने के लिए। तो फिर ये भी तो एक डेटा है, उसे भी तो कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। हम उसे कहाँ स्टोर करते हैं? हम लोग उसे भी क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, और इन अलग अलग डिवाइसेस में, इन अलग अलग जगहों पे आप ये डेटा स्टोर कर सकते हो। तो गाइस ये हो गया क्लाउड स्टोरेज। एज इन ये होता क्या है? अगर मैं उसके बेनिफिट्स या फीचर्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे होते हैं। जैसे कि ये सारा डेटा आपको रेडिली अवेलेबल है, मतलब विद इन अ क्लिक आप ये सारा डेटा एक्सेस कर सकते हो। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। अज्यूम कर लीजिए आपने नया फ़ोन ले लिया, बराबर है। आप आपके गूगल अकाउंट से साइन इन करोगे या किसी भी अकाउंट से साइन इन करोगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है, तो आपको आपका सारा डेटा नए फ़ोन में मिल जाता है। मोस्टली आपकी चैट हिस्ट्री एंड स्टफ को कैसे मिलता है? क्योंकि वो कहीं पे क्लाउड पे बैकअप है। आपके ईमेल अकाउंट का जो क्लाउड स्टोरेज है, जो ड्राइव है, उसमें वो बैकअप है। इसलिए आपका डेटा आपको हमेशा रेडिली अवेलेबल रहता है, आपको सिर्फ साइन इन करना होता है। कॉस्ट इफेक्टिव डेफिनेटली। अगर आप स्टोरेज की बात करें तो जीमेल तो हम लोग कितना 10 GB तक तो फ्रीली यूज़ करते हैं। आई थिंक ज़्यादा है उससे, या 10 है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट काफ़ी सारा डेटा हमें फ्रीली मिल जाता है, बराबर है। तो अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी डेटा स्टोर करेंगे तो उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। तो जब आप उन प्रोसेसेस के, उन मैकेनिज्म्स की बात करते हैं तो आपका वो सारा डेटा आपको बहुत ही चीपर प्राइस में मिलता है गाइस। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे उनके कॉस्ट्स डिसाइड किए जाते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग आगे वाले सेक्शंस में बात करेंगे तो आपको ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस का फंडा थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है डेटा। अब अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस अटेंड कर चुके हो, मैं काफ़ी सारे सेशंस लेता हूँ ग्रेट लर्निंग के लिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप समझोगे कि वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है, ठीक है। तो बेसिकली आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो स्टोरेज भी काफ़ी सिक्योर होता है। एक तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, इनके जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनको 24/7 हम लोग फिजिकली सेफ रखते हैं। कैसे? सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो इन डेटा सेंटर्स के आसपास होते हैं, जो 24/7 इनको इंश्योर करते हैं कि कोई फिजिकली ब्रीच ना करे उस लोकेशन को। ऊपर से ये लोकेशन सबको नहीं पता होती। अब आपको पता है कि मुंबई में आपका एक डेटा सोर्स है या फिर अवेलेबिलिटी जोन है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, बट मुंबई में कहाँ पे है ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कुछ खास लोग होते हैं AWS की जिनको पता होता है, सबको नहीं पता होता। तो आप स्पेसिफिकली जाकर आप इसे टारगेट भी नहीं कर सकते कि ये मेरा डेटा सेंटर है, मैं इसे आज लूटूंगा।
वो नहीं फिजिबल होता है। दूसरी बात, आप सोचोगे कि चलो अगर डेटा सेंटर नहीं पता तो मैं नेटवर्क पे इसको हैक कर लूँ, बट नेटवर्क सिक्योरिटी भी तो बहुत तगड़ी है। वो आपको, अगर आप एनक्रिप्शन की बात करो तो आपका डेटा जब जाता है तो एनक्रिप्टेड जाता है, आपको फायरवॉल्स रहते हैं, गेटवेज रहते हैं जिसके थ्रू डेटा अंदर बाहर आता है, तो वहाँ भी सिक्योरिटी रहती है। आप अगर एज ए यूज़र आप सोच रहे हो कि मैं डेटा हैक कर लूँ, तो IAM पॉलिसीज़ होती है, आप डिसाइड कर सकते हो किसको कितना एक्सेस देना है। तो अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है क्लाउड पे। प्रोसेसिंग काफ़ी आसान होती है यहाँ पे। अगर आप बात करें तो पिक एंड ड्रॉप स्टोरेज सर्विसेज है, जहाँ से आप डेटा उठा के डायरेक्ट किसी और आपके DB इंस्टेंस में मूव कर लो या कहीं पे भी मूव कर लो, किसी सर्विस में डाल लो और उसको प्रोसेस करने लग जाओ। तो अगर आप डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी आसान होती है क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं, हम आगे चर्चा करेंगे तो कुछ फीचर्स में भी आपको नए बेनिफिट्स नजर आएंगे, बट वो विषय बात के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते पहले और देखते हैं कि क्लाउड स्टोरेज के बारे में लोगों के मिथ्स क्या है, ओपिनियन क्या है। अब जैसे मैंने बताया था, जब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि वो क्लाउड स्टोरेज है। तो गाइस, जैसे अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन के थ्रू कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप डेटा स्टोर कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, उसके ऊपर मशीन लर्निंग चलाओ, कंप्यूटेशन यूज़ करो, डेटाबेस इंस्टेंसेस चलाओ, या फिर अगर आपको नेटवर्किंग चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मैसेजिंग चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, IoT, डेवऑप्स, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप क्लाउड के ऊपर कर सकते हो। तो क्लाउड सिर्फ स्टोरेज नहीं है और बहुत कुछ है, उस डेटा के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक बड़ा अम्ब्रेला है। तो ऐसे अगर मिथ्स है आपके मन में तो उन्हें दूर कर दीजिए आप। ये कुछ है पॉपुलर वंस। लोग कहते हैं कि क्लाउड बहुत डेटा कंज्यूम करता है, स्टोरेज बहुत डेटा कंज्यूम करता है और पावर कंज्यूम करता है, टू बी फ्रैंक। तो यार देखिए, एक बात समझिए, अगर आप क्लाउड स्टोरेज की अगर बात करें तो इसमें बिलियंस मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पावर तो कंज्यूम करेगा, डेटा सेंटर है तो बड़ी जगह है तो बड़ा पावर कंज्यूम करेगा, बट ये भी तो सोचो कितना डेटा कंज्यूम कर रहा है। अब लाखों लोग आपका डेटा बैकअप करते हो वहाँ पे, तो पावर तो वो कंज्यूम करेगा ही, बट इफेक्टिवली अगर देखें तो इंडिविजुअल लेवल पे पावर कंजम्पशन कम ही होता है। ठीक है, ऊपर से ये कंपनीज बहुत रिसर्च करती है, हर कोई मतलब ऐसे नहीं होता कि आपको हर कोई डेटा सेंटर डाल रहा है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहा है। इसके ऊपर बहुत सी प्लानिंग, बहुत सी रिसर्च की जाती है कि कैसे हम लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइज करें। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। वो लोग अपनी पावर ऑप्टिमाइजेशन, कंजम्पशन पे बहुत वर्क करते हैं और उसी की वजह से उनकी सर्विसेज काफ़ी चीप होती है, क्योंकि वो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं डेटा स्टोरेज में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, नहीं ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया कुछ सर्विसेज में तो क्लिक एंड ड्रॉप मेथड है, GBs ऑफ डेटा, TBs ऑफ डेटा पे ऐसे ही एक क्लिक के थ्रू स्टोर कर सकते हो। तो डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल और एक्सेस में डिफ़िकल्टी होगी, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए नहीं है। अरे इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग आजकल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, आप स्मॉल स्केल बिजनेस की बात तो करना ही नहीं चाहिए लोगों ने। अगर आपको बताओ तो आप ऑलरेडी फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ करते हो, ये है क्या क्लाउड स्टोरेज है आपके लिए इन अ वे। सारे स्ट्रीमिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं। अगर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी यूज़ करते हैं आजकल। अगर वेबसाइट होस्ट करनी तो लोग क्लाउड पे डाल देते हैं उसको। तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए नहीं है, ये भी एक मिथ है। कॉस्टिंग के ऊपर मैं बार्गेन नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें आपको क्लाउड पे कॉस्टली भी रहेगी, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा दे रहे हो लोग, सपोर्ट बहुत बड़ा दे रहे हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत महंगा रहेगा ही। बट स्मॉल स्केल बिजनेसेस नहीं यूज़ कर सकते, ये गलत बात है। डाउन टाइम एंड सिक्योरिटी, लोगों का कहना है कि डाउन टाइम बहुत होता है। अब अगर आप 2010 की बात करो तो मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि उस समय पे क्लाउड कंप्यूटिंग उतना एडवांस नहीं था। बट आजकल मैंने आपको सिक्योरिटी ब्रीचेस और उन चीज़ों के बारे में बताया, तो क्लाउड बहुत सिक्योर है, अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब AWS 245 कंट्रीज़ में सर्व करता है, आप सोचिए कितने सारे डेटा सेंटर्स हैं उनके। तो अगर आप रेप्लिकेशन कराए, डेटा मल्टीपल जगह पे बैकअप कराए, तो आपको डाउन टाइम ऑलमोस्ट नसीब ही ना हो, ऐसे मैं कह सकता हूँ। मुझे क्लाउड की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने बताया, आप चाहो ना चाहो आप क्लाउड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, शायद आपको पता ही ना हो कि आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा पूरी तरह से। हाँ, इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस आजकल क्लाउड को मूव कर रहे हैं और उसके पीछे रीज़न है, उसका बेनिफिट है। तो अगर आप इस बबल में हैं कि नहीं क्लाउड के बगैर मैं रह लूँगा, तो आप उसके बारे में दोबारा सोचना चाहेंगे, क्योंकि क्लाउड पे आप रहोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है। ठीक है, तो ये हो गए क्लाउड स्टोरेज की मिथ्स। अब आगे बढ़ते और AWS क्लाउड स्टोरेज के बारे में समझते कि AWS पे हमको क्या क्या क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल है, हम लोग AWS स्टोरेज यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने बताया AWS आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है। ठीक है,
आपको अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो पहले आपका एक कंप्यूटेशन सर्विस होता है AWS का, जिसे हम कहते हैं Amazon EC2, जो कि है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। अब बेसिकली ये क्या करता है, आपको कंप्यूट रिसोर्सेस लॉन्च करने देता है या फिर वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करने देता है, जैसे हम VMware पे करते हैं, बराबर है। हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे। अब वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन कुछ नहीं होती, आपको एक ऐसा फील आता है कि आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा आप सिस्टम्स मशीन्स चला रहे हो। मतलब मेरे पास 2-3 विंडोज इंस्टेंसेस रहेंगे जिसमें मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ, और वो बेसिकली मैं किसी सर्वर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका वर्चुअल मशीन। अब इस हर एक वर्चुअल मशीन के साथ उसका एक अलग नेटवर्क और स्टोरेज भी रहता है। तो जो स्टोरेज AWS EC2 के साथ आता है उसे हम लोग इलास्टिक ब्लॉक स्टोर कहते हैं। अगर मैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर की बात करूं तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर जो है वो एक ब्लॉक स्टोरेज है जो डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करता है, तो उसे हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोर कहेंगे। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर जो है बेसिकली वो एक EBS कहते हैं उसे। तो EBS में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका एफिमेरल होता है। तो एफिमेरल एक ऐसा स्टोरेज है जो आपके सिस्टम के साथ मर जाता है। और एक बात नोट कीजिए, ये दोनों स्टोरेजेस जो है, मतलब एफिमेरल और परसिस्टेंट जो कि EBS में कह रहा हूँ, उसके लिए ना एक होस्ट मशीन लगती है जिसके ऊपर आप कनेक्ट करके उसको चला सकते हो। अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दो इसका में, तो आप सोचिए कि आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, तो आप आपके हार्ड ड्राइव में झांक कर तो उस डेटा को नहीं देख पाएंगे। अगर उसको देखना है तो आपको उसे किसी सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा, उस सिस्टम पे आप वो डेटा देख सकते हो। तो जब आप इलास्टिक ब्लॉक स्टोर की बात करते हो, उसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका परसिस्टेंट, एक होता है एफिमेरल। दोनों को देखने के लिए आपको उसे किसी VM या फिर वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करना होगा, तभी आप देख सकते हो। अब जो 2 टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, एफिमेरल जो होता है, अगर मेरा VM अगर वो मैं टर्मिनेट कर जाऊँ, उसकी लाइफ खत्म हो जाए, तो उसके साथ मेरा एफिमेरल स्टोरेज भी मर जाता है। मतलब आई कैन नॉट यूज दैट, इट गेट्स रिमूव्ड। ओके, लेट्स अज्यूम कि अगर मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ तो उसके साथ एक बाय डिफॉल्ट स्टोरेज अटैच्ड होता है। उस इंस्टेंस को मैं डिलीट करूँ तो वो स्टोरेज भी चला जाता है, वो होता है आपका एफिमेरल स्टोरेज। EBS परसिस्टेंट ऐसा होता है कि आप और वॉल्यूम्स साइड में क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉक वॉल्यूम्स जो आपके इंस्टेंस को लगा हुआ। अगर आप डिटैच करो और उस इंस्टेंस को डिलीट करो तो वो आपका वॉल्यूम वैसे ही सेफ रहता है आपके साथ। तो ये फर्क हो गया आपके एफिमेरल में और परसिस्टेंट स्टोरेज में। अब और एक बात समझिए, अगर मैं मेरे ब्लॉक स्टोरेज से हटकर कहीं और आऊँ तो हमारा मेन स्टोरेज आ जाता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि उसमें S3 की हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले बाकी स्टोरेजेस भी समझ लेते हैं। एक हो गया आपका EFS, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये इलास्टिक फाइल सिस्टम होता है जो फाइल सिस्टम स्टोरेज के साथ आपको डील करने में हेल्प करता है। अब EFS की अगर मैं बात करूं तो EFS में बेसिकली जो भी आपका फाइल सिस्टम से फाइल सिस्टम वाला डेटा है वो आप हैंडल करोगे। तो बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, ये हमारा विषय नहीं है। 2 और एक सर्विसेज उनके बारे में आपको क्विकली बताता हूँ, फिर हम लोग S3 के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो और होती है आपका एक स्नो मोबिल और आपका स्नोबॉल करके एक सर्विस होती है, वो आपको डेटा मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, आपको फिजिकली डेटा मूव करता है एक डेटा सेंटर से दूसरा। पेन ड्राइव हो गई आपकी या हार्ड डिस्क हो गया, बराबर है। अगर एक मूवी कॉपी करनी है तो शायद आपके पेन ड्राइव में बैठे आप उसमें कॉपी करके किसी और को दे दो, फिजिकली आप डेटा मूव कर रहे हो, बराबर है। अब आप बोलोगे क्यों, जब मेरे पास नेटवर्क है, क्लाउड है, तो फिजिकली क्यों मूव करूँ डेटा। अज्यूम कर लीजिए आपको पूरे डेटा सेंटर के साइज के डेटा को मूव करना है, तो हर बार उसके लिए आप नेटवर्क पे मूव करोगे इस डेटा को, तो चार्जेस भी लगेंगे और टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। तो वाई नॉट इतना सारा डेटा फिजिकली क्यों ना मूव करो, डेटा सेंटर ही है आपका, जो कुछ भी है वो मूव कर लो एक तरफ, मतलब उसमें जो भी डेटा था आपका उसको फिजिकली मूव कर लो आप, है ना। तो उसके लिए स्नो मोबाइल करके एक होता है, ठीक है, जो बड़े अमाउंट में डेटा ले जाता है। लेट्स अज्यूम कर लीजिए कि थोड़ा छोटा है डेटा, इतना बड़ा नहीं है, तो उसे स्नोबॉल करके एक चीज़ होती है, उसमें ले जाया जाता है। तो ये आपके हो गया स्नो मोबाइल और स्नोबॉल, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट कनेक्ट, जो आपके ऑन प्रेमाइस और बेसिकली आपके इसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है क्लाउड को, बट ये आपका नेटवर्किंग सर्विसेज में आता है, तो इसे स्टोरेज में नहीं काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट में 2 टाइप के स्टोरेजेस होते हैं, एक होता है आपका ग्लेशियर, ठीक है। जब मैं ग्लेशियर की बात करूं तो बेसिकली आपका ग्लेशियर क्या करता है ना, ग्लेशियर कोल्ड डेटा होल्ड करता है। कोल्ड डेटा मतलब ये वो डेटा होता है जिसको मैं ज़्यादा एक्सेस नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अज्यूम कर लीजिए कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे आप पैदा हुए हो, बराबर है। तो आप हर रोज़ तो हॉस्पिटल जाके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगोगे, वो ऐसा डेटा है कि मे बी आप ज़िंदगी में 3-4 बार जाके मांगोगे टू द मैक्स किसी काम के लिए। तो ये डेटा ऐसा है कि इवन हॉस्पिटल वालों को पता है कि फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ होता।
तो हॉस्पिटल वाले क्या कर सकते हैं, अगर आप बोलोगे कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर उनके पास आज रिसोर्सेस नहीं है आपको वो डेटा निकाल के देने के लिए, तो कहेंगे आप कल आओ, क्योंकि वो प्रायोरिटी वाला काम नहीं होता मोस्ट केसेस में, है ना। किसी की जान नहीं चली जाएगी अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो ये ऐसा डेटा, इसे आर्काइवल डेटा कहते हैं, मतलब वो डेटा जो फ्रीक्वेंटली नहीं यूज होता। अगर ऐसी डेटा की अगर आप ऑनलाइन बात करें तो या तो आपका एक बिजनेस का डेटा रहेगा जो बहुत क्रिटिकल रहेगा, जो आपको कंटिन्यूसली लगता है कभी भी रिट्रीव करने की जरूरत पड़ सकती है। एक डेटा ऐसा होता है जो ऐसे आर्काइवल होता है जो आप फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करते। तो जो डेटा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते उसके लिए बहुत पैसा देने में तो पॉइंट नहीं बनता, बराबर है। क्यों नुकसान करें ना आप, क्योंकि आप रिट्रीव ही नहीं कर रहे उस डेटा को, कहीं पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ उसको स्टोर करना है, तो उसे सस्ते में क्यों ना स्टोर किया जाए। तो ग्लेशियर क्या करता है ना, आपको सस्ते में डेटा स्टोर करने देता है, बट इसकी दिक्कत ये है कि आपको इस डेटा को अगर रिट्रीव करना है, बोलो मुझे ये डेटा निकाल के दो, तो आपको कुछ घंटे रुकना पड़ेगा या फिर कुछ दिन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितना डेटा निकालना है आपको। तो इसलिए उसको हम कहते हैं कोल्ड स्टोरेज या फिर ग्लेशियर, ठंडा स्टोरेज होता है ये, और ये सस्ता होता है। और दूसरा हो गया आपका हॉट स्टोरेज, ठीक है, S3, जिसके बारे में आज बात करेंगे। अब S3 में वो डेटा डाला जाता है जो आपको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। आप विद इन सेकेंड्स एक फाइल अपलोड कर लोगे, विद इन सेकेंड्स आप उसको रिट्रीव भी कर लोगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, बट ये हॉट स्टोरेज है, तो सिंस ये कभी भी आप रिट्रीव कर सकते हो, ये थोड़ा महंगा भी होता है। और इस स्टोरेज को हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज कुछ नहीं, आपके फाइल को आप किसी कंटेनर में स्टोर करोगे और उस फाइल को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, समझते हैं उसको। आगे जाके हम लोग अभी S3 के बारे में बात करेंगे तो उसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब चलिए अमेजॉन S3 क्या है समझते हैं, उसके फीचर्स को क्या है समझते हैं, और फिर हम चले जाते हैं हमारे डेमो में, देखते हैं कि अमेजॉन S3 AWS S3 कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले से समझते हैं कि ये है क्या करके। तो अगर मैं अमेजॉन S3 की बात करूँ, AWS S3 की बात करूँ, तो ये एक सिंपल वेब सर्विस है जिसका नाम ही सिंपल है। इसे कहते हैं कि सिंपल स्टोरेज सर्विस, क्योंकि ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म पे वर्क करती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि एक सिंपल वेब सर्विस है, इंटरफेस है, दैट यू कैन यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा। अब ये पढ़िए आप, ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ डेटा एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द ग्लोब, मतलब जितना आपको चाहिए उतना डेटा, जिस समय आपको चाहिए उस समय, और जब चाहिए तब, इंटरनेट या वेब यूज करके, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए इसको सिंपल कहते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कहीं से भी एक्सेस कर लो, कितने भी अमाउंट में डेटा निकाल लो, कभी भी निकाल लो, है ना। इसलिए सिंपल स्टोरेज सर्विस। फीचर्स क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल है, कॉस्ट एफिशिएंट है। अब ये सब कैसे जब हम यूज़ करेंगे तब आपको समझ आएगा। फ्लेक्सिबल मतलब आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो, ठीक है, उसमें टीयर्स होते हैं स्टोरेज के, वो भी हम समझेंगे आगे, उसकी वजह से वो बहुत फ्लेक्सिबल है। कॉस्ट एफिशिएंसी भी हम लोग वो टीयर्स में ही समझेंगे, ठीक है। ड्यूरेबल, हाँ, 99.11 टाइम्स 9 ड्यूरेबल है, मतलब आपका डेटा, आपको अगर कभी कुछ हो भी जाता है तो आपका डेटा मतलब डेटा सेंटर डाउन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हार्डली 15 मिनट्स 20 मिनट्स पूरे साल भर में डाउन रहेगा। तो दैट टेल्स यू कि मतलब कितना ज़्यादा अवेलेबल है आपका डेटा। ड्यूरेबल इसलिए है कि आप डेटा बैकअप्स ले सकते हो, अगर एक डेटा चला जाता है तो दूसरा अवेलेबल रहेगा। सिक्योरिटी की बात तो मैं कर चुका हूँ। अब हम लोग जब बकेट्स के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बकेट सिक्योरिटी कैसे की जाती है, ठीक है। अवेलेबल है, मैं बात कर चुका हूँ इस पर ऑलरेडी, और स्केलेबल है। आप अगर आप S3 स्टोरेज की बात करें तो आप लिटरली मतलब 5-5 TB का फाइल सेव कर सकते हो उसमें, तो आप समझ लो कितना ज़्यादा स्केल होती है आपकी ये सर्विस, मतलब कितना अमाउंट आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये आपको एक आइडिया दे देगा कि एक बकेट में कितना डेटा बैठता है। आई थिंक उसकी कुछ अपर लिमिट नहीं होती मोस्टली, मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा था, ये आई एम नॉट वेरी श्योर। हर चीज़ की लिमिट होती है, अंडरस्टैंडेबल है, बट इसकी बहुत ज़्यादा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गए कुछ फीचर्स उसके, ये हो गए S3। चलिए समझते हैं कि ये बकेट ऑब्जेक्ट स्टोरेज है क्या करके एग्जैक्टली। तो जब मैं बकेट स्टोरेज की बात कर रहा हूँ या फिर ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा जो होता है गाइस, जो मैं स्टोर करता हूँ उसको मैं ऑब्जेक्ट कहूँगा। अब मेरे ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उसका भी कुछ डेटा होता है, मेटा डेटा होता है, जो मुझे वो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये मेटा डेटा क्या होता है, बेसिकली ये की रहेगी, एक वर्जन ID रहेगी, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट का, इस फाइल का कौन सा वर्जन है जो मेरे पास है, और की के थ्रू मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, और उस ऑब्जेक्ट को मैं कंटेनर में स्टोर करता हूँ, उस कंटेनर को मैं कहता हूँ बकेट, ठीक है। बेसिकली ये एक फोल्डर है, बराबर है। और मैं कह रहा था कि उसके सिक्योरिटी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो बकेट होता है इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी बकेट पॉलिसीज चला सकते हैं कि भाई इस बकेट को इस इंसान को एक्सेस दो, इस इंसान को एक्सेस मत दो, इसको लिखने का एक्सेस दो, इसको सिर्फ पढ़ने का एक्सेस दो। तो ये सारे एक्सेसेस आप बकेट के ऊपर भी डिसाइड कर सकते हैं। ये आपके S3 सर्विस की इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, ठीक है।
फिर आपका ये हो गया क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। मुझे क्षमा कीजिए, मेरे प्रेजेंटेशंस थोड़े प्लेस में नहीं है, कुछ एनिमेशंस गलत आ रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा उन चीज़ों के लिए। तो गाइज ये हो गया आपका बकेट और ऑब्जेक्ट स्टोरेज। उसके बारे में हम लोग जब डेमो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो उसको, उस फोल्डर को हम लोग बकेट कहते हैं, और जो डेटा स्टोर करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके वर्जन्स का और उसकी आईडी की सब कुछ हमारे पास मेंटेन्ड होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि CRR क्या होता है, जिसे हम लोग क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन जैसे नाम बता रहा है, देखिए गाइज ये एक असिंक्रोनस और एक ऑटोमेटिक मेथड है जिसमें हम लोग ना ऑब्जेक्ट्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हैं, एक बकेट से दूसरे बकेट में। ठीक है, अज्यूम कर लीजिए मेरे पास 2 बकेट्स है, 2 फोल्डर्स है, एक बेस्ड है इंडिया में, एक बेस्ड है USA में। तो अज्यूम कर लीजिए कि मुझे उसका रेप्लिकेशन करना है US वाले बकेट में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के लिए एक पॉलिसी सेट करूँगा, और उससे क्या होगा, मेरा डेटा ऑटोमेटिकली एक बकेट से दूसरे बकेट में स्टोर हो जाएगा। आप ऐसे भी पॉलिसी सेट कर सकते हो कि आज मेरे बकेट 1 में डेटा स्टोर हो गया, कल सुबह तक 12 बजे का जब साइकिल रहेगा उसे दूसरे बकेट में मूव कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली उस डेटा को उधर मूव कर लेता है। अब बोलोगे क्यों करना है, सिक्योरिटी के लिए। अगर आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो आप वो मेंटेन कर सकते हो। आप चाहते हो कि दूसरे बकेट को कोई कहीं और से एक्सेस करे तो आपको ईजी एक्सेसिबिलिटी भी मिल जाती है, इसलिए क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। ठीक है, अब हो गया आपका वर्जनिंग। अब ये हम डेमो में देखेंगे अच्छे से। तो देखिएगा, जब आप वर्जनिंग की बात करते हो ना, तो जैसे मैंने बताया कि आप आपके ऑब्जेक्ट्स को बकेट्स में स्टोर करोगे। तो जब आप ये ऑब्जेक्ट्स को बकेट्स में स्टोर करते हो तो उसका एक बात समझिए। ऐसे हो सकता है कि मैं किसी एक फाइल पे काम कर रहा हूँ, है ना, और मुझसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गई, तो हो गया मेरा नुकसान अगर रेप्लिकेशन नहीं है तो और एक तरीका होता है उसको बचाने का, मैं वर्जनिंग करता हूँ। मतलब लेट्स अज्यूम कि मेरी एक फाइल है जिसके मल्टीपल वर्जन्स मैंने सेव किए। वर्जनिंग जब आप एक्टिवेट करते हो तो वो सारे वर्जन्स उसके होल्ड करता है। तो अगर एक वर्जन डिलीट हो जाए तो बचे हुए रहेंगे मेरे पास। दूसरा चीज़ वो ये भी करता है कि अज्यूम कर लीजिए आपने मल्टीपल वर्जन स्टोर किए जिसमें थोड़ा डेटा अलग है उस फाइल का, तो मेरा लेटेस्ट वर्जन जो है मुझे उसमें कुछ कमी खल रही है क्योंकि मैंने कुछ गलत चेंजेस कर दिए पिछले वर्जन में। तो जब मैं वर्जनिंग एक्टिवेट करता हूँ तो मेरा प्रीवियस वर्जन भी रहता है, तो आई कैन ऑलवेज गो बैक और उस प्रीवियस वर्जन को देखूँ और उसको मैं मेरा लेटेस्ट बना के उसको इस्तेमाल करना शुरू करूँ। तो ये होती है आपकी वर्जनिंग। ये आपको हेल्प करती है आपका पुराना डेटा भी एक्सेस करने में और उसकी कॉपीज मेंटेन करने में। ठीक है, ये मैं कह रहा था कि ज़रा हम लोग उसके प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। तो गाइज अब देखिए, इसमें ना एक लाइफ साइकिल पॉलिसी करके होती है। ठीक है, जब मैं लाइफ साइकिल पॉलिसी की बात करता हूँ ना, तो लाइफ साइकिल पॉलिसी में क्या होता है, मेरा अगर कुछ डेटा है मेरे पास, ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि आपका S3 जो है वो हॉट स्टोरेज है, महंगा होता है, बट क्या सारा डेटा वहाँ रखना मेरे लिए सही आइडिया है? अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास ना 100% डेटा है, उसमें से 80% ऐसा डेटा है जो मैं रोज़ नहीं यूज़ करता, कभी तो यूज़ करता हूँ और वो मुझे ना भी मिले तुरंत तो चल जाएगा, तो उसे हॉट स्टोरेज में रखना तो सेंसिबल नहीं होता। 20% डेटा है जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ तो उसे मैं हॉट स्टोरेज में रखूँ, और मैं ऐसी एक लाइफ साइकिल पॉलिसी बना सकता हूँ मेरे बकेट के ऊपर कि उसमें जो भी बचा कुचा डेटा है, अज्यूम कर लीजिए कि उसका इस्तेमाल हो गया, अब 30 डेज़ के बाद में उसका इस्तेमाल नहीं है मेरे को, तो मैं उसको मूव कर दूंगा मेरे थोड़े सस्ते वाले स्टोरेज में। तो उसमें 2 ऑप्शन होता है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और होता है ग्लेशियर, जो हमने बात की कोल्ड स्टोरेज के बारे में। तो मैं ऐसी पॉलिसी सेट कर सकता हूँ जिससे मेरा डेटा 30 दिनों के बाद में या तो इनफ्रीक्वेंट में जाए या ग्लेशियर में जाए, ताकि उसके ऊपर जो चार्जेस मुझे लगे उसके बाद में वो कम लगे और मैं थोड़ा मेरा कॉस्ट सेविंग कर सकूँ। अब अगर ऐसे अज्यूम कर लो कि आपको ये डेटा चाहिए ही नहीं, इन फर्स्ट प्लेस डिलीट करना है आपको, तो आप ऐसे भी पॉलिसी सेट कर सकते हो कि चलो 3 महीने मेरे को ये डेटा यूज़ नहीं हो रहा है, मुझे आगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 महीने के बाद में इसको तुम डिलीट कर देना, तो वो अपने आप S3 आपके उस डेटा को एक्सपायर कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, अब डेमो भी देखेंगे हम लोग, और उसमें और एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो मैं जब डेमो ख़त्म हो जाएगा तो एक टॉपिक बचा है छोटा सा, उसके बारे में चर्चा करनी है, उसकी स्लाइड यहाँ नहीं नज़र आई मुझे, तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले डेमो को देख लेते हैं। अब डेमो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाना पड़ेगा और हमारा डेमो फायर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़रा हमारे AWS मैनेजमेंट कंसोल में साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज AWS मैनेजमेंट कंसोल ये एक फ्री टियर कंसोल है। अगर आपको आपका डेटा
या फिर आपको ये क्लाउड की रिसोर्सेस एक्सेस करनी है तो एक फ्री टियर अकाउंट आप खुद के लिए बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करने पड़ेंगे, बट चिंता मत कीजिए, AWS आपको चार्ज नहीं करता, कुछ ₹2 चार्ज करता है अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ तो, सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए। उसके बाद में आपको ये रिसोर्सेज फ्री रहती है, तो आप ये रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। मैंने शायद अपना पासवर्ड गलत डाल दिया है, और एक बार कोशिश करते हैं। हो गया, ठीक है। तो गाइज क्रिएट कीजिए ये अकाउंट और मेरे साथ आप ये सारा डेमो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जाइए उनके वेबसाइट पर रजिस्टर कीजिए और ये सर्विसेज का लाभ लेना शुरू कर दीजिए, बराबर है। आप क्यों इन सारे सर्विसेज से वंचित रहना चाहोगे? तो जाइए मेरी तरह आप भी एक अकाउंट बना लीजिए और ये सारी रिसोर्सेस, ये सारी सर्विसेज को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए मेरी तरह, ठीक है। तो गाइज देखिए ये कंसोल पे कुछ मतलब मैं आपको चीज़ें बता दूँ, ठीक है। जैसे कि ये आपकी अकाउंट डिटेल्स यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे कोई रीजन आपको सेलेक्ट करना है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हो। सपोर्ट के लिए आप यहाँ आ सकते हो। रिसोर्स ग्रुप्स इधर है सारे, आपको बनाना है नया आप बना सकते हो। सर्विसेज यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी सर्विसेज मिल जाएगी। अब ये जो है मैंने गलत इसमें ग्रुप कर रखी है, अगर मैं ग्रुप में जाऊँ ना तो ये डोमेन्स के हिसाब से क्लासीफाइड रहेगी। अब हमारी स्टोरेज सर्विस है तो यहाँ पे देखिए, इन कुछ सर्विसेज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सारी नहीं बट बहुत सी बात कर चुके हैं ना, ये सारी देख चुके हैं हम लोग। ये EFS एंड ऑल, इसमें इलास्टिक ब्लॉक स्टोर नहीं दिखाया उन्होंने, आई थिंक फिर वो कंप्यूटर के अंडर चला जाएगा, मे भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग S3 पे क्लिक करते हैं और अपनी एक बकेट बना लेते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सी बकेट्स होंगी, आई एम श्योर। मैं नॉर्मली सारे डेमोज जब किए जाते हैं मैं इसी अकाउंट से करता हूँ, तो उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ बकेट्स क्रिएट हो जाती है। देखिए 10 बकेट्स हैं मेरे पास, 2 अलग रीजन्स में। तो चलिए एक बकेट हम लोग और बना लेते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसे हम नाम देंगे क्या है, आज मंडे है, मंडे डेमो। गाइज यूनिक नाम देना पड़ता है वरना ये रिजेक्ट कर देता है, इसलिए मैं ये इतने सारे डिजिट्स डाल रहा हूँ। ग्लोबली यूनिक होती है ये बकेट्स, ठीक है। देखिए अभी जब मैं बकेट क्रिएट करता हूँ तो ग्लोबल दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि पूरे ग्लोबली मैं इस नाम की एक ही बकेट बना पाऊंगा। जब तक वो एग्जिस्ट करती कोई और इस बकेट के नाम से नहीं बना पाएगा। मैं डिलीट कर दूंगा तो फिर मैं भी बना पाए, ठीक है। फिर मैं बाकी फैसिलिटीज़ अभी के लिए नॉर्मली रखूँगा, उसमें कुछ मैं ये करूँगा नहीं, और मैं क्रिएट कर दूंगा बकेट। बाकी चीज़ें मैं आपको समझाते रहूँगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। क्या नाम था हमारा? मंडे बकेट। और देखिए इंस्टेंटली क्रिएट हो जाती है, ऐसा नहीं कि समय लगता है, देखा। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना काफ़ी आसान है, आप अपलोड कर सकते हो। पिक एंड ड्रॉप काइंड ऑफ सर्विस है ये, ठीक है। पर उसके पहले हम वर्जनिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं मेरा वर्जनिंग पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ, सेव कहता हूँ उसको, ठीक है। अब हो गया। अब OOV में चला जाओ वापस में, और अब मैं कहता हूँ अपलोड। कोई भी एक फाइल अपलोड कर लेंगे गाइस हम लोग, ठीक है। चलो यही कर लेते, एक थंबनेल है मेरे पास, उसे मैं अपलोड कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ अपलोड। अब मेरे इसमें वर्जनिंग एक्टिवेटेड है, बराबर है गाइस। 1.jpg मैंने अपलोड किया है। अब देखिए इसका टाइम देख लीजिए, यहाँ पे किस समय अपलोड हुई है ये, 11:20:09 है ना। ये टाइम इसलिए मैं देखने को कह रहा हूँ, अगर मैं ये फाइल 1 मिनट बाद अगर अपलोड करूँगा दूसरी, तो ये टाइम थोड़ा अलग रहेगा। 1 मिनट नहीं, जो भी टाइम पे मैं अपलोड करता हूँ उसका टाइम दूसरा रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। क्या नाम है उसका, लेटेस्ट वर्जन देखिए एक है मेरे पास, बराबर है। ये 31 जून को 11:20:09 पे हुआ था ये। अब अज्यूम कर लीजिए इसके ऊपर मैं दूसरी फाइल अभी अपलोड कर रहा हूँ। दूसरी क्यों, हमें काम करते हैं सेम फाइल को अपलोड कर लेते हैं, वर्जनिंग देखना है ना। तो ओपन, तो मैं कहता हूँ अपलोड। अब टाइम देखिए इसका 11:20:55, बराबर है। इसका वर्जन अलग है। यहाँ आऊँगा मैं, लेटेस्ट वर्जन देखिए, 2 वर्जन है मेरे पास। ये लेटेस्ट है जो अभी हमने 55 को किया था, 9 वाला भी ये हो गया है, बराबर है। अब मेरी वर्जनिंग एक्टिवेटेड है, अभी एक ही दिख रहा है वर्जन, मुझे एक साथ सारे वर्जन्स देखने हैं। ये वर्जन्स को मैं शो करता हूँ, आ गए सारे वर्जन्स एक ही बार में, दोनों एक ही जगह नज़र आ रहे हैं और उनके डिटेल्स भी यहाँ पे है। तो कॉपी रहेगी, बट अगर मैं ये हाइड करता हूँ ना तो यूज़र को सिर्फ लेटेस्ट नज़र आएगा वर्जन, ठीक है। ये हो गई आपकी वर्जनिंग। अब आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ, मैनेजमेंट में चलते हैं। यहाँ देखिए लाइफ साइकिल पॉलिसी। अब जो मैंने आपको बताया उसके प्राइसिंग टीयर्स के बारे में, तो देखिए इसको नाम देता हूँ मैं LF डेमो, ठीक है। लाइफ साइकिल डेमो नाम देता हूँ मैं, ये रूल का नाम है, ठीक है।
लिमिट द स्कोप ऑफ स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस और टारगेट्स अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये जो भी लाइफ साइकिल पॉलिसी है ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूनिक रहे। अब डेमो है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सब डिलीट भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देर आर प्री रिक्विजिट फीस व्हेन यूजिंग लाइफ साइकिल टू ट्रांसफर योर डेटा टू एनी S3 और ग्लेशियर। ओके, कौन सा चाहिए आपको, करंट चाहिए, प्रीवियस चाहिए? चलो प्रीवियस के लिए चले जाते हैं। डू यू वांट टू ऐड अ ट्रांजिशन, यू कैन, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिकम्स अ प्रीवियस वर्जन, तो ये देखिए यहाँ पे आप सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो कहाँ पे मूव करना है आपको। और अगर मैं इसको कैंसिल करूँ और इसको सेलेक्ट करूँ करंट वर्जन को, ऐड ट्रांजिशन टू इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस थिंग, कब, 30 दिनों बाद। मतलब ये कह क्या रहा है, अभी ये ऑब्जेक्ट करंट वर्जन जो है मेरे पास 30 दिनों बाद ये इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस स्टोरेज में इसको भेज दो, ठीक है। क्लीन अप करना है क्या मुझे, मतलब अगर एक एक्सपायरी डेट रहेगी उसके बाद में उसको डिलीट कर दो तो क्लीन अप भी कर देगा अगर चाहोगे तो। अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ यहाँ पे और दूँ तो आफ्टर 365 डेज ये ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं मेरे इसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ एक्नॉलेज, तो सारे मेरे इसके लिए ये अप्लाई हो गया है। अब गाइज यहाँ पे ना आप ये डेमो देख नहीं पाओगे क्योंकि ये 30 दिनों बाद ये मूव करेगा उसको, तो आप अपने इसमें ट्राई करके कोशिश कर सकते हो, बट बच के रहिए, इसके चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। तो ये प्लान करके कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी, आपके रेप्लिकेशन हो गया, एनालिटिक्स हो गया, है ना, आपका मैट्रिक्स हो गया जो आप देखोगे यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। कुछ एक्शंस परफॉर्म करनी है, आप वो एक्शंस परफॉर्म भी कर सकते हो उसके ऊपर। एक चीज़ मैं आपको शायद बताना भूल गया, वो परमिशंस में रहेगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या देखिए किस चीज़ को कौन सा एक्सेस देना है, कोई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज़ करनी, बकेट पॉलिसी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो बेसिकली मैं ये बकेट पॉलिसी में ये डिसाइड कर सकता हूँ कि किसी बकेट को मुझे कोई एक्सेस देना है, क्या देना है, तो कैसे देना है, वो लोग कैसे उसको मतलब बकेट को क्या कर सकते हैं। देखिए अब इसमें मुझे ये पॉलिसी जनरेटर करके एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं किसी भी चीज़ के लिए पॉलिसी जनरेट कर सकता हूँ जो मेरा AWS सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं S3 बकेट की पॉलिसी की सेलेक्ट करूँ यहाँ पे तो मुझे ऑप्शंस आते हैं, इफेक्ट, अलाउ या डिनाई, मतलब किसी को बकेट को एक्सेस देना है नहीं देना है वो चीज़ है, ठीक है। वो छोड़ के और भी चीज़ है कि क्या प्रिंसिपल है, मतलब अगर मैं इसमें स्टार यूज़ करता हूँ तो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए, वो सारी वैल्यूज़ के लिए वो अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए बेसिकली कौन सी सर्विस, अमेजॉन S3, और ये मेरे को सारी एक्शंस चूज़ करने को मिलती है इसमें। देखिए एक्सेस पॉइंट क्रिएट करना है, बकेट क्रिएट करनी है, जॉब क्रिएट करना है, डिलीट एक्सेस पॉइंट करना है, क्या करना क्या है मुझे, डिलीट करनी है बकेट, जॉब टैगिंग डिलीट करनी है, एक्शन क्या चाहता हूँ मैं, वर्जनिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे। अब देखिए कितने ऑप्शन है, इतनी सारी पॉलिसीज़ आप सेट कर सकते हो उसमें, ठीक है। और फिर बाद में ARN नंबर कॉपी करना होता है, मतलब आपकी जो बकेट है ना गाइस, जो बकेट आपने क्रिएट किए, इधर बैक करूँ अगर तो आपका बकेट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके पास। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, ये देखिए ये मेरा कहाँ पे है, वो ARN होता है यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए, 1 मिनट। अरे ARN क्यों नहीं आ रहा है हमें बकेट का, नॉर्मली यहीं पे आता है, वो क्यों नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं, कुछ चेंज हो गया है क्या, हो भी सकता है, ठीक है। तो ARN कुछ नहीं होता है गाइस, एक पाथ होता है जो आपके बकेट को वैलिड रहता है, ढूंढ लीजिए आपको मिल जाएगा वो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, इसके ऊपर समय नहीं वेस्ट करते हम लोग। तो बेसिकली जो आपको ARN मिलेगा उस ARN को आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, तो उस बकेट को वो सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में जाके और एक बार ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ही आप एक बकेट पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि किसको कौन सा एक्सेस देना है, कौन सा नहीं देना है। अब ये छोड़ के गाइस और भी फीचर्स है आपके पास, जैसे मैंने बताया कि S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन करके एक चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया था, मैं डेमो होने के बाद उसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर। तो जब मैं S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या होता है ना, उसमें बेसिकली कुछ डेटा ऐसा जो मुझे क्विकली ट्रांसफ़र करना है, रिट्रीव नहीं करना है, ट्रांसफ़र करना है। अज्यूम कर लीजिए आप US में बैठे हो और मेरा वेबसाइट इंडिया में है, अब आपको एक्सेस करना है उस डेटा को। अगर मैं इंडिया से अगर आप उस डेटा को एक्सेस करोगे US में बैठकर तो आपको लेटेंसी इश्यूज होंगे क्योंकि इतना डेटा आपका नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, बराबर है। तो ये टाइम को हम कैसे किल करें, कैसे कम करें, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा ना,
मेरा एक एज लोकेशन क्रिएट करूंगा, कैशे लोकेशन क्रिएट करूंगा। कैश लोकेशन जो होती है वो बेसिकली आपके डेटा को टेम्पररीली स्टोर करती है, ठीक है। तो एक कैश लोकेशन क्रिएट करूंगा जो यूएस का जो रीजन है उसके आसपास रहेगा कहीं। तो अगर मेरा कोई डेटा ऐसा है जो फ्रीक्वेंटली यूएस में एक्सेस हो रहा है, तो उसका जो है ना कैश क्रिएट होता है यूएस के रीजन के पास, ताकि वो डेटा जल्दी एक्सेस कर सको जो यूएस में। तो अगली बार अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा उस डेटा के लिए यूएस से बैठ के, तो मुझे बहुत जल्दी वो डेटा को एक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पास में लोकेटेड है। तो ये होता है आपका ट्रांसफर एक्सेलरेशन। उसके लिए भी आप एज लोकेशंस क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए क्लाउड फ्रंट करके एक सर्विस है। तो ग्रेट लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे हमारा एक इंग्लिश वीडियो है जिसमें मैंने AWS क्लाउड फ्रंट के बारे में चर्चा की है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स भी कहते हैं उसको, उसमें मैंने बताया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो वो समझने के लिए, ठीक है। बट ये होता है आपका ट्रांसफर एक्सेलरेशन। तो गाइस जो S3 के बारे में जो की फीचर्स है, जो मेजर फीचर्स है, मैंने सबके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा कर ली है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि S3 वर्क कैसे करता है, उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस जो S3 के बारे में वो इसमें आंसर हो गए। अगर नहीं कुछ है क्वेश्चंस तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पुट फोर्थ कीजिए, हमारी टीम आपको उसके ऊपर बहुत जल्द ही रिप्लाई करेगी। तो दोस्तों हम लोगों ने सक्सेसफुली अमेजॉन S3 के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली है। इस सेशन में हम लोगों ने पहले शुरुआत की ये समझते हुए कि क्लाउड स्टोरेज क्या है और कैसे काम करता है। हमने AWS की काफ़ी सारी स्टोरेज सर्विसेज देखी, जैसे कि EBS हो गया, ग्लेशियर हो गया, और फिर हमने S3 के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना कि उसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है, बकेट्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। और फिर हमने कुछ देर वर्जनिंग के बारे में बात की, उसे इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिकली। हमने समझा क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन क्या होता है और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ क्या होती है S3 के पर्सपेक्टिव से, और उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ग्रेट लर्निंग एकेडमी का एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें 80+ फ्री कोर्सेस है, और उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक फ्री सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में या फिर रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। आज का वीडियो हम लोग यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।